हम MHI 106 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस कर रहे थे जिनके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। और इसका हम एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले उसे देखिए। क्योंकि आधे क्वेश्चंस हम उसमें कवर कर चुके थे, बाकी आधों का हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो अब चलिए बिना समय की बर्बादी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। प्रारंभिक मध्यकालीन समाज में जातियों के प्रसार की विवेचना कीजिए। प्रारंभिक मध्यकालीन समाज में जो जातियों का फैलाव हुआ ना, उस फैलाव के बारे में ही हमें इसमें बताना है। देखिए, प्रारंभिक जो वैदिक काल था, इसमें समाज मेनली 4 वर्णों में डिवाइडेड था। लेकिन देखो टाइम के साथ ना, खासकर प्रारंभिक मध्यकाल में क्या हुआ, समाज में काफी बड़े बड़े चेंजेस हुए। नई बस्तियां बसाई गई, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, और नए प्रोफेशन डेवलप हुए, और जो पॉलिटिकल सिस्टम था ये भी बदल गया। और इन्हीं चेंजेस की वजह से ना, जातियों की जो संख्या थी वो तेजी से बढ़ी। और कास्ट सिस्टम जो था वो पहले का कंपैरिजन में ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सख्त बन गया। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आपका आ जाता है कारण, भूमि अनुदान व्यवस्था। देखो इस पीरियड में ना, राजाओं ने बड़ी संख्या में ब्राह्मणों, मंदिरों, धार्मिक संस्थाओं को क्या दिया, भूमि दान देना स्टार्ट किया। और जब किसी नए क्षेत्र में भूमि दान दिया जाता था, तो वहां क्या होता था, नई बस्तियां बसती थी, और उन बस्तियों में किसान, कारीगर और डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग आकर रहने लगे। और धीरे धीरे इन लोगों को सोशल सिस्टम में अलग-अलग जगहें दी गई। और फिर क्या हुआ, नई जातियां डेवलप यहीं से ही होने लग गई। फिर आ जाता है दूसरा कारण, कृषि विस्तार और जातीय समावेशन। देखो इस टाइम ना जंगल साफ करके नया जो एग्रीकल्चर लैंड था उसको तैयार किया गया। ठीक है, नई बस्तियां बसाई गई, और कई सारे जो जनजातियां थी और जो लोकल कम्युनिटीज थी उनको खेती से जोड़ा गया। और बाद में इन कम्युनिटीज को जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था थी उसमें शामिल किया गया, और उन्हें अलग अलग जातियों की जगह दी गई। ठीक है, कि हाँ भाई आपकी ये जाति है, आपकी ये जाति है, और आपकी ये जाति है, इस तरह से। यानी देखो, एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन ने सिर्फ खेती को नहीं बढ़ाया, बल्कि उसने जातियों की संख्या बढ़ाने में भी काफी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। फिर आ जाता है तीसरा कारण, पेशागत विभाजन। देखिए समाज में जैसे जैसे नए प्रोफेशंस बढ़े ना, वैसे वैसे उन प्रोफेशन से जुड़ी जो अलग अलग जातियां थी वो भी बनने लगी। जैसे लोहार, बढ़ई, कुम्हार, सुनार, नाई, धोबी, जुलाहा वगैरह। और धीरे धीरे हर जो प्रोफेशन था वो एक खास जाति से जुड़ता हुआ चला गया। अब जो इंसान था उसका प्रोफेशन जो था वो उसके जन्म के बेसिस पर डिसाइड होने लगा, और यही जो सिस्टम था वो आगे चलकर क्या हो गया, और ज्यादा कठोर होता हुआ चला गया। फिर चौथा कारण आ जाता है राजनीतिक परिवर्तन और सामंती व्यवस्था। देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद ना काफी सारे छोटे छोटे राज्यों और सामंतों का क्या हुआ, उदय हुआ। और इन रूलर्स को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने और समाज को ऑर्गेनाइज रखने के लिए ना, लोगों को अलग अलग सोशल ग्रुप्स में बांटना क्या लगा, सहूलियत भरा लगा, इनको कन्वीनियंट लगी ये चीज कि हाँ भाई इनको अलग अलग हम बांट देंगे, तब हम अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को चला पाएंगे। इसलिए जातियों को फिक्स्ड सोशल रोल्स दिए गए, और धीरे धीरे ये सिस्टम पूरे समाज में मजबूत होता हुआ चला गया। पांचवा कारण आ जाता है धार्मिक संस्थाओं की भूमिका। देखो इस पीरियड में ब्राह्मणों, मंदिरों और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्फ्लुएंस था वो लगातार बढ़ता गया। और इन इंस्टीट्यूशंस ने सिर्फ रिलीजियस वर्क ही नहीं किए,
बल्कि समाज को ऑर्गेनाइज्ड करने में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाया। ब्राह्मणों ने लोकल ट्रेडिशंस, ट्राइबल्स और देवी देवताओं को वैदिक परंपरा से क्या की, जोड़ने की कोशिश की, और धीरे धीरे ये जो कम्युनिटीज थी ये भी हिंदू समाज में इनको शामिल किया गया। ये जो कम्युनिटीज थी, जनजातियां और जो लोकल परंपराएं थी, इन सबको, ठीक है, और इन्हें अलग अलग जातियों का स्थान दिया गया कि हाँ भाई अब से आपकी ये जाति है। और यही वजह है कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कास्ट सिस्टम के एक्सपेंशन को मजबूत किया। अब बात करते हैं जाति व्यवस्था की विशेषताओं के ऊपर। तो देखो, सबसे पहली विशेषता आपकी आ जाती है, जाति व्यवस्था ज्यादा कठोर हो गई। ठीक है, देखो पहले के टाइम में जो सोशल चेंजेस थे उनकी पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन प्रारंभिक मध्यकाल आते आते क्या हुआ, जो कास्ट सिस्टम था ये पहले के मुकाबले और ज्यादा सख्त हो गया। ठीक है, अब जो इंसान था उसकी सोशल आइडेंटिटी मेनली उसके जन्म से डिसाइड होने लगी, यानी जिस जाति में जन्म हुआ जनरली उसी जाति में पूरा जीवन बिताना पड़ता था। दूसरी विशेषता आ जाती है, सामाजिक गतिशीलता कम हो गई। देखिए इस टाइम एक जाति से दूसरी जाति में जाना ना लगभग इम्पॉसिबल हो गया। इंसान अपना प्रोफेशन भी आसानी से चेंज नहीं कर सकता था, और इस तरह समाज पहले के मुकाबले ज्यादा स्टेबल हुआ, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई समाज के अंदर। ठीक है, तीसरी विशेषता आ जाती है अ, विवाह और सामाजिक नियम। देखो इस पीरियड में विवाह, खान पान और जो सामाजिक व्यवहार था ये भी जाति के बेसिस पर डिसाइड होने लगे, ये सारी चीजें। और ज्यादातर विवाह क्या किया जाता था, अपनी ही जाति के अंदर किया जाता था। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती थी, और इस तरीके से सामाजिक मेल जोल पर भी जाति का जो इम्पैक्ट है वो दिखाई देता है। और इससे कास्ट सिस्टम क्या हुआ, और ज्यादा मजबूत होता हुआ चला गया। फिर आ जाता है इसमें इसका प्रभाव, जाति व्यवस्था का सामाजिक प्रभाव। देखो किसी भी सोशल सिस्टम के कुछ तो अच्छे इम्पैक्ट होते हैं और कुछ गंदे इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, जातियों का जो एक्सपेंशन था इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। इसके बैड इम्पैक्ट्स भी थे और गुड इम्पैक्ट्स भी थे। पहले गुड गुड इम्पैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं तो अ, समाज में कामों का क्या हुआ, क्लियर डिवीजन हो गया कामों का, और हर जाति का अपना एक फिक्स्ड काम होता था। इससे क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमैटिक रखने में हेल्प मिली, और कई सेक्टर्स में प्रोडक्शन और लोकल सिस्टम भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया। बैड इम्पैक्ट्स क्या थे इसके, तो इसके कई सारे सीरियस साइड इफेक्ट्स भी सामने आए, जैसे कि ऊंच नीच की भावना बढ़ने लगी, और सोशल इनइक्वालिटीज भी ज्यादा गहरी हो गई, और ऊंची जातियों को ज्यादा सम्मान और अधिकार मिले, जबकि जो नीची जाति थी इनको काफी तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस का सामना करना पड़ा। और यही वजह है कि आगे चलकर भारतीय समाज में छुआछूत और सोशल इनइक्वालिटीज जैसी प्रॉब्लम्स भी मजबूत होती हुई चली गई। फिर लास्ट पॉइंट आ जाता है आलोचनात्मक दृष्टि। देखो जो हिस्टोरियंस है ना, उनका इस टॉपिक पर अलग अलग ओपिनियन है सबका। कुछ जो हिस्टोरियंस है उनका मानना है कि भाई कास्ट सिस्टम का जो एक्सपेंशन हुआ वो समाज को सिस्टमैटिक करने और डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज को ऑर्गेनाइज करने का एक जरिया था। जबकि जो दूसरे हिस्टोरियंस है वो कहते हैं कि भाई इसी सिस्टम ने ना सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ऊंच नीच, इनइक्वालिटी को क्या बना दिया, परमानेंट बना दिया। इसलिए आज जो ज्यादातर हिस्टोरियंस हैं वो कास्ट सिस्टम को सिर्फ एक पॉजिटिव या फिर सिर्फ एक नेगेटिव सिस्टम नहीं मानते, वो इसके दोनों एस्पेक्ट्स का बैलेंस्ड स्टडी करते हैं। अब आ जाता है इसका
निष्कर्ष। तो प्रारंभिक मध्यकाल में जातियों का एक्सपेंशन सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और पॉलिटिकल चेंजेस का रिजल्ट था। भूमि अनुदान सिस्टम, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, ऑक्यूपेशनल डिवीजन, सामंती व्यवस्था और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने इस प्रोसेस को स्पीड दी और इस सिस्टम ने समाज को ऑर्गेनाइजेशन और स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड की, लेकिन साथ ही सोशल इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को भी मजबूत किया। इसी वजह से प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय समाज को समझने में जातियों के प्रसार का स्टडी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, मध्यकालीन पश्चिम भारत में वंश और राजपूत संघों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। सबसे पहले समझो कि ये वंश क्या होता है और राजपूत संघ क्या होता है। देखो, वंश ना वो होता है जो एक ही परिवार या फिर एक ही कुल की ऐसी पीढ़ियां जिनके लोग अपने पूर्वजों से अपनी पहचानों को जोड़ते हैं कि हाँ भाई, वो हमारे दादा थे, वो हमारे परदादा थे। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? कुल, ओ सॉरी, ये वंश। ठीक है, और इन्हीं वंशों का, कई सारे राजपूत वंशों का या फिर कई सारे राजपूत कुलों का ग्रुप क्या कहलाएगा? राजपूत संघ कहलाएगा। और ये क्या क्या होता है, इसमें क्या काम करता है ये ग्रुप? तो ये ना सुरक्षा, युद्ध और जो पॉलिटिकल पर्पस होते हैं उनके लिए ये काम करता है राजपूत संघ। ठीक है, क्लियर? वंश और राजपूत संघ क्या होते हैं, अब देखते हैं इसका आंसर। देखो, मध्यकालीन पश्चिमी भारत, खासकर राजस्थान, गुजरात और इसके आसपास के रीजियंस, इनमें वंश व्यवस्था और राजपूत संघों का ना सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर काफी गहरा इन्फ्लुएंस था। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं वंश व्यवस्था की प्रकृति को। देखिए, मध्यकालीन पश्चिम भारत में ना समाज का जो संगठन था वो काफी हद तक वंश पर बेस्ड था। हर राजपूत वंश जो था वो अपनी अलग पहचान रखा करता था। एग्जाम्पल के लिए सिसोदिया, चौहान, परमार, सोलंकी जैसे जो काफी सारे फेमस राजपूत वंश थे ये। ठीक है, सब अपनी अलग पहचान रखते थे। इसका मतलब क्या था? हर वंश की देखो अपनी परंपराएं, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती थी। लोग अपने वंश पर प्राउड करते थे और उसी के बेसिस पर अपनी सोशल स्टेटस को भी डिसाइड किया करते थे। फिर इसमें आ जाता है दूसरा पॉइंट, अ, ये इसका राजपूत वंश सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी के रूप में वर्गीकृत थे। देखिए, राजपूत ना अपने वंश की जो उत्पत्ति थी ये खास तौर से अपने पूर्वजों से जोड़ते थे। मेनली जो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी परंपराएं थी ये काफी फेमस थी। सूर्यवंशी देखो, ये भगवान राम का वंश है। ठीक है, चंद्रवंशी जो महाभारत में कौरव थे ये उनका वंश है, चंद्रवंशी। और अग्निवंशी जो अग्निदेव के वंशज हैं वो। ठीक है, ये परंपराएं काफी फेमस थी। और इसका पर्पस क्या था? देखो, इसका पर्पस था सिर्फ अपना परिवार बताना नहीं कि हाँ अपने परिवार के बारे में हम बता रहे हैं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी वैधता को और अपने प्राइड को मजबूत करना, ये इसका बताने का पर्पस था। फिर इसमें आ जाता है कि ये कैसी व्यवस्था थी। तो देखो, उस समय ना उत्तराधिकारी मेनली पिता से पुत्र को मिलता था, उत्तराधिकार जो होता था। राजगद्दी भी जनरली बड़े पुत्र को या फिर योग्य पुत्र को दी जाती थी। ठीक है, इसलिए ये जो वंश व्यवस्था है ये कैसी मानी जाती है? पितृसत्तात्मक मानी जाती है, क्योंकि उत्तराधिकार किसको मिल रहा है? पिता के बाद पुत्र को, फिर उसके पुत्र को। ठीक है, अब राजपूत संघों की संरचना के ऊपर बात करते हैं। देखो, एक राजपूत संघ ना सिर्फ एक परिवार नहीं होता था, इसमें कई जो अलग अलग राजपूत कुल या फिर वंश थे वो इसमें
शामिल हुआ करते थे संघ में। ये संघ बनाए क्यों जाते थे? तो ये बाहरी आक्रमणों का सामना करने के लिए बनाए जाते थे, राजनीतिक सहयोग करने के लिए बनाए जाते थे, कलेक्टिव सेफ्टी के लिए बनाए जाते थे और ज़रूरत पड़ने पर युद्ध में साथ देने के लिए बनाए जाते थे, ठीक है? यानी अकेले लड़ने के बजाय कई जो राजपूत होते थे, वो मिलकर अपनी पावर को बढ़ा लेते थे, ठीक है? और संघ का नेतृत्व कौन करता था? तो संघ का नेतृत्व ना कोई इन्फ्लुएंशियल राजा या फिर कोई मेन जो सरदार होता था उसके हाथों में हुआ करता था। युद्ध, संधि और जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते थे वो भी उसी के ही लीडरशिप में लिए जाते थे। लेकिन देखो जो सारे मेंबर थे वो पूरी तरीके से उस लीडर के अधीन नहीं होते थे। जो संघ का लीडर है उसके अधीन नहीं होते थे, वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को भी बनाए हुए रखते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं, वंशों की और राजपूत संघों की। सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है वीरता और सम्मान। देखो राजपूत समाज में ना वीरता, सम्मान और स्वाभिमान को ना सबसे बड़ा गुण माना जाता था और युद्ध में साहस दिखाना, हिम्मत दिखाना इनका आइडियल था। और इसी की ही वजह से साका और जौहर जैसी जो परंपराएं थी इनका मेंशन मिलता है। और सम्मान और आत्म बलिदान की भावनाओं से ये परंपराएं जो हैं जुड़ी हुई हैं, ठीक है? ये साका और जौहर क्या होता है? देखो पहले जौहर समझो क्या होता है। जब जैसे ये राजपूत युद्ध में लड़ने जाते थे ना और फिर जीतने की उम्मीद कम होती थी कि हाँ भाई अब जीत नहीं पाएंगे, तो उस कंडीशन में जो किले के अंदर सारी महिलाएं होती थी ना वो सामूहिक रूप से क्या करती थी? अग्निकुंड में प्रवेश कर जाती थी और आत्मदाह कर लेती थी। ऐसा क्यों करती थी वो? अपनी पवित्रता को बचाए रखने के लिए, अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए, ताकि उनके देह को कोई भी छू ना सके। अब आप कहेंगे कि इससे बढ़िया तो वो सरेंडर कर लेती। देखो सरेंडर अगर ये कर देती ना, अगर ये जिंदा रह जाती तो इनका बहुत बुरा हाल किया जाता, ठीक है? तो इसके लिए उसकी जगह सबसे बेटर ऑप्शन क्या था? यही आत्मदाह कर लेना, वो भी अग्निकुंड में, ताकि उनके मृत देह को भी कोई दुश्मन ना छू पाए, ठीक है? फिर इसी के बाद आता है केसरिया। केसरिया में क्या होता है? जौहर के बाद या जौहर से पहले, ठीक है? जौहर के बाद या फिर जौहर से पहले जो बचे हुए योद्धा हैं, ठीक है? जो बचे हुए सारे योद्धा पुरुष हैं, वो क्या करते हैं? केसरिया पगड़ी बांध करके वो रणभूमि में उतर जाते हैं और इसका मतलब क्या होता है कि अब या तो हम जीतेंगे या फिर अब हम लड़ते लड़ते स्वाभिमान के साथ वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है? और इन्हीं जौहर को और केसरिया को ये जो घटनाएं मिल जाती हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? दोनों को मिला करके साका कहा जाता है। जौहर को और केसरिया को मिला करके साका बोलते हैं। क्लियर? जौहर और साका और केसरिया क्या होता है? फिर इसमें देखो विवाह संबंध भी आते हैं विशेषता में इनके। तो देखो उस टाइम ना विवाह जो थे वो सिर्फ पारिवारिक संबंध नहीं था। राजपूत रूलर्स जो थे वो विवाह के जरिए क्या करते थे? राजनीतिक मित्रता को, दोस्ती को एस्टेब्लिश करते थे, ठीक है? जैसे आज के समय में दो देशों के बीच समझौते होते हैं ना, वैसे ही उस टाइम कई बार शादी भी राजनीतिक संबंध मजबूत करने का जरिया बनता था। फिर आ जाती है इनकी राजनीतिक भूमिका। देखिए देखिए क्षेत्रीय राजनीति में प्रभाव क्या था इनका? तो राजपूत संघ जो थे वो पश्चिमी भारत की राजनीति के इम्पोर्टेंट सेंटर थे। ये छोटे छोटे राज्यों और सामंतों के रूप में रूल करते थे। लेकिन देखो प्रॉब्लम भी थी, कई बार जो अलग अलग राजपूत वंश थे ना उनके बीच आपसी संघर्ष भी हो जाता था, ठीक है? इसी वजह से जो इनकी कलेक्टिव पावर थी वो कमजोर पड़ जाया करती थी। अब आ जाता है इसमें लास्ट पॉइंट, आलोचनात्मक दृष्टि। तो सवाल ये आता है कि क्या ये जो राजपूत संघ थे ये पूरी तरह से सक्सेसफुल थे? तो नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि देखो इन्होंने वीरता और संस्कृति की रक्षा की,
रीजनल आइडेंटिटी को मजबूत बनाया, लेकिन आपसी संघर्ष भी इनमें बहुत हुए और राजनीतिक एकता जो थी वो कमजोर रही और कई बार बाहरी जो आक्रमणकारी होते थे वो इस चीज का फायदा उठा लिया करते थे। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो मध्यकालीन पश्चिम भारत में वंश व्यवस्था और राजपूत संघ सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल पावर और कल्चरल आइडेंटिटी के मेन बेस थे। इन्होंने क्षेत्रीय सत्ता, वीरता, परंपरा और सांस्कृतिक संरक्षण में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। हालांकि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी आपसी कंपटीशन और पॉलिटिकल डिवीजन रही, जिसने इनकी कलेक्टिव पावर को अफेक्ट किया। इसलिए हिस्टोरियंस राजपूत संघों का इवैल्यूएशन इनकी अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस दोनों को ध्यान में रखकर करते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। मध्यकालीन भारत में जनजातीय समाजों के कृषकीकरण की प्रक्रिया का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। जो जनजातीय समाज थे, ठीक है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी, ये इनका कृषकीकरण कैसे हुआ, ठीक है, ये किसान कैसे कैसे बने, वो प्रोसेस हमको बताना है। देखिए, कई जो पहले जनजातीय समुदाय थे, ट्राइबल कम्युनिटीज जो थी, ये जंगल में रहती थी और इनका जो जीवन था वो शिकार, पशुपालन, झूम खेती या फिर जो जंगल के रिसोर्सेज थे इन्हीं के ऊपर ही बेस्ड था। लेकिन धीरे धीरे यही कम्युनिटीज खेती करने लगी, ठीक है, और जो स्थायी गांव थे उनमें बसने लगी और राज्य को टैक्स भी देने लगी, ठीक है। अब ये जो चीज मैंने आपको बताई, क्या ये सिर्फ रहने की जगह में बदलाव था? तो नहीं, ऐसा नहीं था। ये पूरे समाज, अर्थव्यवस्था और लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा चेंज था और इसी चेंज को हिस्ट्री में क्या कहते हैं? कृषकीकरण कहते हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें कारण आ जाता है, कृषकीकरण का कारण देखते हैं तो सबसे पहला आता है कृषि विस्तार और भूमि की आवश्यकता। देखिए, मध्यकाल में ना जो जनसंख्या थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी और इस वजह से खेती योग्य भूमि की जरूरत भी बढ़ने लगी, ठीक है। तो राजाओं ने नए खेत तैयार कराए और जंगलों को साफ करके खेती लायक भूमि में बदल दिया। इसका रिजल्ट क्या निकला? तो जो जनजातीय लोग थे वो पहले जंगलों में रह रहे थे और फिर वो धीरे धीरे खेती करने लगे और स्थायी गांवों में अब वो बसने लगे। दूसरा आ जाता है इसमें कारण, राज्य और सामंतों की भूमिका। देखिए, राज्य चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा भूमि के ऊपर खेती हो। ऐसा इसलिए क्योंकि खेती बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा राजा का, ठीक है। इसी वजह से राजाओं और सामंतों ने जनजातीय समुदायों को खेती करने के लिए एनकरेज किया। कैसे? तो उन्होंने ना नई भूमि पर बसाया गया, जनजातीय समुदायों को खेती करने की अपॉर्चुनिटी दी गई और कई जगहों पर भूमि दान और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के जरिए उन्हें स्थायी किसान बनाया गया। यानी कि राज्य का पर्पस सिर्फ लोगों को बसाना नहीं था, बल्कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और रेवेन्यू, इन दोनों चीजों को बढ़ाना था। फिर आ जाता है तीसरा कारण, ब्राह्मण और धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव। देखिए, उस टाइम मंदिरों और ब्राह्मणों को ना भूमि दान दी जाती थी। पूरा सब्जेक्ट में यही बात पढ़े जा रहे हैं बार बार। तो इन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने नए गांव बसाने और एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी, धीरे धीरे ये वैदिक और ग्रामीण जो सोशल सिस्टम था उससे जुड़ने लगे। इन्होंने नए धार्मिक संस्कार और जो सामाजिक नियम थे ये भी अपनाने स्टार्ट कर दिए। यानी सिर्फ खेती नहीं बदली, बल्कि लोगों की सामाजिक और धार्मिक पहचान में भी चेंज आने लगा। फिर चौथा कारण आ जाता है व्यापार और संपत्ति संबंध।
देखिए जैसे-जैसे बाज़ार और व्यापार बढ़े ना, वैसे-वैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का भी इम्पोर्टेंस बढ़ गया। अब जो किसान थे वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं, बल्कि बाज़ार के लिए भी प्रोडक्शन करने लगे और इस वजह से जनजातीय समुदाय भी धीरे-धीरे मार्केट बेस्ड इकोनॉमी से जुड़ गए। अब समझते हैं कृषिकीकरण की प्रक्रिया को। इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है स्थायी बस्तियाँ। देखो सबसे पहला चेंज ये हुआ कि जो जनजातीय समुदाय थे, ये अब स्थायी बस्तियों में बसने लगे। अब इनका जो जीवन था वो पहले की तरह लगातार घूमने वाला नहीं रहा। ओके, और इस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ तो खेती रेगुलरली हुई, गाँव डेवलप हुए और सोशल ऑर्गेनाइज़ेशन भी मजबूत हुआ। फिर आ जाता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, खेती आधारित जीवन शैली। देखो इनका जो मेन व्यवसाय था वो क्या बन गया? खेती बन गया। शिकार और जंगल पर डिपेंडेंसी कम होने लगी। खेती, पशुपालन और ग्रामीण जीवन अब क्या बन गई इनकी नई पहचान बन गई ये चीज़। फिर आ जाता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक व्यवस्था में शामिल होना। देखिए कृषिकीकरण के बाद जनजातीय जो समुदाय था वो ग्रामीण समाज का हिस्सा बनने लगा। इन्हें सोशल सिस्टम में अलग-अलग जगह मिली, लेकिन कई बार देखो इन्हें निम्न सामाजिक स्तर पर रखा गया। इनको कहा गया कि हाँ भाई आप नीचे आते हो। जो समाज का स्ट्रक्चर है उसमें आप नीचे वाले लेवल पर आते हो। अब सामाजिक प्रभाव को देखते हैं, पहले देखेंगे सकारात्मक प्रभावों को। तो देखिए सकारात्मक प्रभाव क्या थे? तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ी, स्थायी गाँवों का डेवलपमेंट हुआ, राज्य का प्रोटेक्शन मिला और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी हुई। यानी कि कई लोगों का जीवन पहले के मुकाबले अब ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया। नकारात्मक प्रभाव क्या थे? तो देखो जनजातीय समुदाय की जो आज़ादी थी वो अब कम हो गई थी। वो राज्य और सामंतों के ऊपर डिपेंड हो गए और कई बार उन पर टैक्सेस का बर्डन बढ़ गया और उनकी जो ट्रेडिशनल कल्चर था और जो उनकी आइडेंटिटी थी वो भी अफ़ेक्ट हुई। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या ये जो कृषिकीकरण था ये पूरी तरीके से अच्छा था? तो ऐसा नहीं था, क्यों? क्योंकि देखो हिस्टोरियंस मानते हैं कि इससे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, सोसाइटी और इकॉनमी मजबूत हुई, राज्य को ज़्यादा रेवेन्यू मिला। लेकिन दूसरे हिस्टोरियंस कहते हैं कि इससे देखो भाई ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो आज़ादी थी, जो उनकी पहचान थी, वो कमज़ोर हुई और जो इनका कल्चर था, उसका नुकसान हुआ। कई जो कम्युनिटीज़ थी, उनका शोषण हुआ और वो टैक्स सिस्टम के अधीन अब आ गए। ठीक है, अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो मध्यकालीन भारत में जनजातीय समाजों का कृषिकीकरण एक इम्पोर्टेंट सोशल इकोनॉमिक चेंज था। इसने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ग्रामीण समाज और राज्य के रेवेन्यू सिस्टम को मजबूत किया, लेकिन इसके साथ ही ट्राइबल कम्युनिटीज की आज़ादी, उनकी पारंपरिक संस्कृति और सोशल स्टेटस पर भी गहरा इम्पैक्ट पड़ा। इसलिए हिस्टोरियंस कृषिकीकरण को ना तो पूरी तरह पॉजिटिव मानते हैं और ना ही पूरी तरह नेगेटिव मानते हैं, बल्कि इसे बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश वो करते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, प्रारंभिक मध्यकालीन समाज में धर्म और सामाजिक परिवर्तन के संबंधों पर चर्चा कीजिए। देखिए धर्म की वजह से ना समाज में काफ़ी सारे परिवर्तन आते हैं। इसी वजह से इन दोनों का काफ़ी गहरा संबंध है और इसी संबंध के बारे में हमें इसमें बताना है। देखिए प्रारंभिक मध्य काल में भारतीय समाज में काफ़ी गहरे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चेंजेस हुए और जो धर्म था ना, वो सिर्फ़ आध्यात्मिक विश्वास तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि सोशल स्ट्रक्चर, सत्ता संबंधों और कल्चरल लाइफ़ को भी अफ़ेक्ट करने वाला एक फैक्टर ये बन गया था। सबसे पहला इसमें पॉइंट आ जाता है भक्ति आंदोलन और सामाजिक समावेशन। देखिए प्रारंभिक मध्य काल में सबसे बड़ा जो रिलीजियस चेंज था वो क्या था? भक्ति आंदोलन का एक्सपेंशन। इस टाइम भगवान शिव
और भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति पर खास जोर दिया गया। और इसका समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो जो ईश्वर की भक्ति थी उसको सबसे इम्पोर्टेंट माना गया। जाति और ऊंच नीच से ऊपर उठकर भक्ति करने की बात कही गई, और जो आम लोग थे उनकी जो धार्मिक भागीदारी थी वो भी अब बढ़ गई। यानी अब सिर्फ विद्वानों या ब्राह्मणों तक धर्म लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि आम लोग भी डायरेक्टली भगवान की भक्ति अब कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है मंदिर, संस्थान और सामाजिक संगठन। देखिए, मध्यकालीन जो मंदिर थे ये सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं थे, वो और क्या-क्या थे, तो ये सोशल सेंटर थे, इकोनॉमिक सेंटर थे, एजुकेशन के सेंटर थे और कल्चरल सेंटर भी ये थे। कैसे? तो राजाओं और सामंतों ने मंदिरों को भूमि दान दी, मंदिरों के पास बड़ी मात्रा में भूमि और संपत्ति आ गई फिर, और फिर वहीं से ही लोगों को रोजगार भी मिला करता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जाति व्यवस्था और धार्मिक वैधता। देखिए, धर्म ने समाज को जोड़ा भी, लेकिन कुछ मामलों में सोशल इनइक्वालिटी को भी मजबूत किया। कैसे? तो देखो, धार्मिक ग्रंथों और ट्रेडिशंस ने जो कास्ट सिस्टम था इसको वैलिडेशन दिया, जो सामाजिक नियम थे इनको मजबूत किया, और ऊंच नीच के सिस्टम को भी एक्सेप्ट किया। यानी धर्म ने समाज में सिस्टम तो बनाया, लेकिन इसी सिस्टम ने कई लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी किया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्थानीय धार्मिक समावेशन। देखो, भारत में अलग-अलग रीजन्स में अपने-अपने देवी देवता और धार्मिक रीति रिवाज थे। धीरे-धीरे इन लोकल ट्रेडिशंस को भी जो हमारा ब्रॉडर हिंदू धर्म था उसमें शामिल किया जाने लगा, और इसका फायदा क्या हुआ, अलग-अलग जो कम्युनिटीज थी वो धर्म से जुड़ गई, और कल्चरल यूनिटी भी बढ़ी, और धार्मिक परंपराओं का भी एक्सपेंशन हुआ। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं इससे जो लोकल कम्युनिटीज थी उनकी जो इंडिपेंडेंट रिलीजियस आइडेंटिटी थी वो धीरे धीरे से कम होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नैतिकता और सामाजिक मूल्य। देखिए, धर्म ने सिर्फ पूजा पाठ नहीं सिखाया, बल्कि लोगों को मॉरल लाइफ जीने की भी इंस्पिरेशन दी। किन किन वैल्यूज पर जोर दिया गया, तो दया, अहिंसा, सेवा, भक्ति, सहयोग, सामाजिक सद्भाव। और देखिए, धार्मिक त्योहारों, अनुष्ठानों और मेले के जरिए से ना समाज में आपसी जो संबंध होते हैं वो मजबूत हुए, और सोशल यूनिटी भी बढ़ी। फिर लास्ट पॉइंट आ जाता है आलोचनात्मक मूल्यांकन। देखिए, धर्म ने एक तरफ सोशल यूनिटी बढ़ाई, कल्चरल डेवलपमेंट किया, मोरल वैल्यूज का प्रचार किया, और भक्ति आंदोलन ने आम जनता को जोड़ा, लेकिन दूसरी तरफ जो कास्ट सिस्टम था वो मजबूत हुआ, सोशल इनइक्वालिटी बनी रही, ऊंच नीच और डिस्क्रिमिनेशन को भी रिलीजियस बेस मिला। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो प्रारंभिक मध्यकालीन समाज में धर्म और सामाजिक परिवर्तन का गहरा संबंध था। धर्म ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल डेवलपमेंट, भक्ति आंदोलन, मंदिर व्यवस्था और मोरल वैल्यूज को नई डायरेक्शन दी। साथ ही इसने कई जो सोशल इनइक्वालिटीज थी, खासकर कास्ट सिस्टम, इसको वैलिडेशन भी प्रोवाइड किया। इसलिए हिस्टोरियंस धर्म को सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति नहीं, बल्कि सोशल चेंजेस की एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल पावर भी मानते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। औपनिवेशिक शासन ने भारतीय समाज की सामाजिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया? ठीक है, अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने हमारे समाज के सोशल स्ट्रक्चर को कैसे कैसे बदला, क्या क्या चेंजेस उसमें आए, वो सब हमको इसमें बताने हैं। तो देखिए, जब अंग्रेज भारत आए ना तो इन्होंने सिर्फ राजनीतिक सत्ता नहीं संभाली, बल्कि हमारी इकॉनमी, एजुकेशन, लैंड सिस्टम, कास्ट सिस्टम, सोशल इंस्टीट्यूशंस और लाइफस्टाइल पर भी काफी गहरा इम्पैक्ट डाला। यही वजह है कि औपनिवेशिक शासन ने
भारतीय समाज की जो सामाजिक संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर है, उसको पूरी तरीके से बदल दिया। सबसे पहला इसमें आ जाता है पॉइंट, भूमि व्यवस्था और ग्रामीण समाज पर प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव यही देखते हैं। तो अंग्रेजों ने भारत में कई जो नई भूमि व्यवस्थाएं थी वो लागू की, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। और इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो इन व्यवस्थाओं की वजह से जमींदार वर्ग जो था वो मजबूत हुआ, किसानों पर टैक्स का बर्डन बढ़ गया, बहुत से जो किसान थे वो कर्ज में डूब गए और काफी सारे किसान अपनी जमीनें भी खो बैठे थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जाति व्यवस्था में परिवर्तन। देखिए अंग्रेजों ने जनगणना और सर्वे कराकर भारतीय समाज की जो जातियां थी उनका क्लासिफिकेशन कर दिया। इससे हुआ क्या, जातियों की जो आइडेंटिटी थी वो पहले से ज्यादा फिक्स्ड हो गई अब। और जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था वो कई जगह पर और मजबूत हो गया और ऊंच नीच की भावना जो थी वो बरकरार रही। ठीक है, इन्होंने जो सारी जातियां थी वो पेपर पर उतार दी और फिर उसके बाद ये भी डिसाइड कर दिया, हाँ ये वाली ऊपर है ये वाली नीचे है। पहले ये सारी चीजें पेपर पे नहीं थी, काफी कम जात पात हो रही थी, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने और आग लगा दी, इन्होंने इस जात पात को और ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन देखो, नई एजुकेशन और नए रोजगार की अपॉर्चुनिटीज ने कुछ लोगों को अपने सोशल स्टेटस को बदलने का चांस भी दिया। यानी अंग्रेजों ने एक तरफ कास्ट सिस्टम को मजबूत किया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को आगे बढ़ने की नई अपॉर्चुनिटीज भी मिली। फिर आ जाता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा और मध्य वर्ग का उदय। देखो अंग्रेजों ने भारत में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम शुरू किया। इससे हुआ क्या, एक नया शिक्षित वर्ग तैयार हुआ। ठीक है, पढ़ा लिखा वर्ग एक तैयार हुआ और इसे ही क्या कहते हैं, मध्य वर्ग, मिडिल क्लास कहते हैं। और इस वर्ग ने क्या किया, इसने समाज सुधार आंदोलन चलाए, बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, विधवा विवाह का सपोर्ट किया और महिलाओं की एजुकेशन पर भी जोर दिया। फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, नगरीकरण और रोजगार संरचना। देखिए अंग्रेजों ने रेलवे बनाई, बंदरगाह डेवलप किए, उद्योग लगाए और नए शहर डेवलप किए। इससे हुआ क्या, शहर तेजी से बढ़ने लगे, गांव से लोग रोजगार के लिए शहर आने लगे और नए ऑक्यूपेशंस और नौकरियां पैदा हुई। और पारंपरिक जो ग्रामीण व्यवस्था थी वो अब कमजोर होने लगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सामाजिक सुधार और विरोधाभास। देखिए अंग्रेजी शासन के दौरान ना समाज सुधार आंदोलन भी चले। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जो समाज सुधारक थे, इन्होंने कई सारी कुरीतियों का विरोध किया। क्या क्या सुधार हो गए, तो सती प्रथा खत्म हो गई, विधवा विवाह को बढ़ावा मिला, महिला शिक्षा भी बढ़ी और सोशल अवेयरनेस भी आई। लेकिन इन सुधारों का जो फायदा था वो समाज के सभी वर्गों तक इक्वली नहीं पहुंच पाया। गरीब और जो निम्न वर्ग थे वो अभी भी कई सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। यानी समाज सुधार तो हुआ, ठीक है, समाज के अंदर सुधार तो हुआ, लेकिन इन सुधारों का फायदा हर इंसान को बराबर नहीं मिल पाया। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या अंग्रेजों ने हमारे समाज को, हमारे सोशल स्ट्रक्चर को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया? तो ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि देखो इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन दी, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप किया, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंशन किया, समाज सुधार आंदोलनों को इनडायरेक्टली बढ़ावा भी मिला इनके शासन के दौरान। लेकिन देखो इसका जो मेन गोल था वो भारत का डेवलपमेंट नहीं था, बल्कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन और अपने एम्पायर को मजबूत करना था इनका मेन गोल। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो औपनिवेशिक शासन भारतीय समाज की हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट मोड़ साबित हुआ। इसने लैंड सिस्टम, कास्ट सिस्टम, एजुकेशन, अर्बनाइजेशन और सोशल इंस्टीट्यूशन में काफी बड़े स्केल पर चेंजेस किए। एक तरफ मॉडर्न एजुकेशन,
सोशल रिफॉर्म्स और नए मिडिल क्लास का डेवलपमेंट हुआ। वहीं दूसरी तरफ सोशल एक्सप्लॉयटेशन, रूरल क्राइसिस और सोशल इनइक्वालिटीज भी बढ़ी। इसलिए हिस्टोरियंस औपनिवेशिक शासन को भारतीय समाज के लिए चेंजेस और कॉन्ट्रडिक्शन दोनों का पीरियड मानते हैं। देखिए, अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लग रही है तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और MHI 107 की ऐसी ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। औपनिवेशिक भारत में जाति की अवधारणा का अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है? औपनिवेशिक भारत के टाइम पे जो जाति का कॉन्सेप्ट था, इसकी स्टडी किस किस तरह से की जा सकती है वो इसमें हमें बताना है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत में ये जो जाति व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम है, ये काफी पुराना है। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए ना, तो तब इन्होंने कास्ट को ना सिर्फ एक सोशल सिस्टम के रूप में नहीं देखा। इन्होंने ना इसको एडमिनिस्ट्रेशन, सेंसस, लॉ और रूल से जोड़ करके समझने की कोशिश की। और दूसरी तरफ भारतीय समाज सुधारकों और दलित नेताओं ने जाति को एक सोशल इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन के रूप में देखा। दोनों का पर्सपेक्टिव काफी अलग-अलग था, भारतीयों का अलग और अंग्रेजों का अलग। ठीक है? इसलिए अगर हमें औपनिवेशिक भारत में कास्ट के कॉन्सेप्ट को सही ढंग से समझना है ना, तो सिर्फ एक सोर्स काफी नहीं होगा। हमें कई अलग-अलग पर्सपेक्टिव से इसकी स्टडी करनी होगी। तो सबसे पहला आ जाता है, तरीका कह लो, सोर्स कह लो, तो ये है औपनिवेशिक प्रशासनिक स्रोत। देखो, अंग्रेजों ने सेंसस, सर्वे, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन रेडी किए। ठीक है, इनसे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? तो इन डॉक्यूमेंट से ना हमें ये पता चलता है कि कौन कौन सी जातियां थी, उनकी संख्या कितनी थी, वो कहाँ रहती थीं, उनका मेन प्रोफेशन क्या था और समाज में उनका स्टेटस कैसा था। ठीक है, ये सब हमें इनसे जानकारी मिलती है, ये जो औपनिवेशिक प्रशासनिक स्रोत हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट, विद्वानों और नृविज्ञानों का योगदान। देखिए, कई अंग्रेजी स्कॉलर्स और नृविज्ञानों ने भारतीय कास्ट सिस्टम का स्टडी किया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इन्होंने ना कास्ट को एक फिक्स्ड सोशल सिस्टम, क्लासिफाइड सिस्टम और बर्थ बेस्ड इंस्टीट्यूशन के रूप में इसको पेश किया। किन्होंने? अंग्रेजी स्कॉलर्स ने और नरविज्ञानियों ने। ठीक है, लेकिन देखो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? कई बार इनकी ये जो स्टडी थी ना, इसमें बायस और जनरलाइजेशन भी दिखाई देता है। इन्होंने भारतीय समाज की जो डाइवर्सिटी है उसको पूरी तरह से नहीं समझा। यानी इन्होंने जाति को समझने की कोशिश तो की, लेकिन कई बार उसे बहुत सिंपल और स्टेबल मान लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, सामाजिक सुधार आंदोलनों के कॉन्टेक्स्ट में जाति का कॉन्सेप्ट। तो देखो, इस टाइम कई जो संगठन थे, इन्होंने जो ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इसका विरोध किया। जैसे कि किस किसने? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज और दलित आंदोलन। ठीक है, और इनसे हमको क्या समझ में आता है? इन आंदोलनों से ना हमको ये पता चलता है कि समाज में कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन था ये कितना गहरा था। लोग इसके खिलाफ आवाजें उठा रहे थे, कोई चुपचाप नहीं बैठा था। इक्वालिटी और सोशल जस्टिस की जो मांग थी वो बढ़ रही थी। फिर आ जाता है कानून और प्रशासनिक नीतियों के जरिए स्टडी कास्ट के कॉन्सेप्ट की। तो देखो, औपनिवेशिक शासन के दौरान ना विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति, छुआछूत, इनसे जुड़े कई सारे रूल्स और लॉ बनाए गए थे। और इनसे हमें क्या समझ आता है? इन कानूनों से और नीतियों से, तो इनसे हमें ये पता चलता है कि जाति का प्रशासन पर कितना इम्पैक्ट था। ठीक है, जातियों का प्रशासन के ऊपर, और सरकार जाति से जुड़े मामलों को कैसे देखा करती थी, और सामाजिक परिवर्तन
किस डायरेक्शन में हो रहे थे। यानी देखो, कानून सिर्फ नियम नहीं बताते, वो उस टाइम के समाज की सोच को भी हमें दिखाते हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट इसमें, दलित और पिछड़े वर्गों के अनुभवों के ज़रिए स्टडी। तो देखो, अगर सिर्फ हम अंग्रेज़ों की रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो हमें पूरी सच्चाई नहीं मिलेगी। हमें उन लोगों के एक्सपीरियंस भी समझने होंगे, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर रहे थे। जैसे देखो, अ, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो आर्टिकल्स और आंदोलन थे, इनसे हमें कास्ट सिस्टम की जो रियलिटी थी, उसके बारे में हमको समझ आता है। यानी देखो, जिन लोगों ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खुद झेला, उनके थॉट्स जो जाति की रियलिटी है, उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से सामने लेकर आते हैं। जिनके साथ हुआ है, वही तो ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाएँगे, अंग्रेज़ क्या बताएँगे? अंग्रेज़ तो सिर्फ़ आग लगाने का ही काम करते हैं। ओके, अब बात ये आ जाती है कि अंग्रेज़ों ने ये जो कास्ट की स्टडी की थी, क्या इसको पूरी तरीके से सही माना जा सकता है? तो इसको हम पूरी तरीके से सही नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, इन्होंने ना जाति को अक्सर फिक्स्ड माना कि हाँ भाई, ये तो फिक्स्ड है, बदल-वदल थोड़ी सकती है, अब ऐसे ही है। और भारतीय समाज की जो डाइवर्सिटी है, उसको पूरी तरीके से इन्होंने नहीं समझा, और कई बार इनकी स्टडी में प्रशासनिक सुविधाएँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ठीक है? मतलब ये इस तरीके से स्टडी करते थे कि उस स्टडी के ज़रिए हमें प्रशासन करने में, हमें शासन करने में सहूलियत मिल जाए। ओके, अपना फ़ायदा ये देखते थे, कुछ भी चीज़ करें, ये चाहे किसी चीज़ की स्टडी करें, कोई पॉलिसी लाएँ, कोई कानून बनाएँ, सब चीज़ में अपना ही फ़ायदा देखा करते थे। इसलिए देखो, आज के जो हिस्टोरियंस हैं, वो ये जो प्रशासनिक अभिलेख हैं और इंडियन स्कॉलर्स के आर्टिकल हैं, समाज सुधार आंदोलन है, कानून है और दलितों के एक्सपीरियंस जो हैं, इन सभी को मिला करके फिर कास्ट की स्टडी ये करते हैं। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो औपनिवेशिक भारत में जाति का कॉन्सेप्ट का स्टडी मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से किया जाना चाहिए। प्रशासनिक अभिलेख, विदेशी विद्वानों के अध्ययन, समाज सुधार आंदोलन, कानूनी नीतियों और दलितों और पिछड़े वर्गों के एक्सपीरियंस, इन सभी सोर्सेस को साथ मिलाकर जाति की रियल जो नेचर है, जो उसका इम्पैक्ट है, वो हमें सही रूप से पता चल सकता है और तभी हम ठीक से समझ सकते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। औपनिवेशिक काल में वन नीतियों का आदिवासी समाज पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। जो अंग्रेजों ने वन नीतियां बनाई, उन नीतियों का आदिवासी समाज के ऊपर क्या-क्या प्रभाव पड़ा, वो हमको बताना है। देखिए, औपनिवेशिक काल में ना अंग्रेजों ने वनों को क्या कर दिया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, और जो उनकी औद्योगिक जरूरतें थी, उसके लिए फॉरेस्ट एरिया पर उन्होंने कंट्रोल किया। ठीक है, अपनी औद्योगिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, उद्योग के लिए, रेलवे के लिए और भी फला-फला ज़रूरतें, इन सब के लिए कंट्रोल किया था। जिससे क्या हुआ, आदिवासी समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े और गहरे इफ़ेक्ट पड़े। तो सबसे पहला आपका आ जाता है इम्पैक्ट, पारंपरिक अधिकारों का हनन। देखो, इसका मतलब क्या है? तो सदियों से ना जो आदिवासी समुदाय था, ये जंगलों का यूज कर रहा था। वो लकड़ी लाते थे, शहद और फल इकट्ठा करते थे, पशु चराते थे और औषधीय जो पौधे होते हैं, जिन पौधों का दवाई के रूप में यूज किया जा सकता है, उन पौधों का ये यूज करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने वन कानून को बनाकर ये जो इनके सारे अधिकार थे, इन अधिकारों के ऊपर रोक लगा दी। यानी देखो, जिस जंगल को आदिवासी अपना घर मानते थे, उसी जंगल में एंट्री के लिए भी उन्हें अब परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ने लगी, ठीक है? जो उनका मूल निवास था वहाँ पर, ठीक है? फिर आ जाता है दूसरा प्रभाव, आजीविका पर प्रभाव। देखो, हुआ क्या, जंगलों तक जो उनकी पहुँच है, वो लिमिटेड होने से क्या हुआ, लकड़ी बेचने का जो काम था, वो अफ़ेक्ट हुआ। जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स थे, उनको इकट्ठा करना मुश्किल हो गया, शिकार पर रोक लग गई और जो ट्रेडिशनल
इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो भी अब खत्म होने लगी। और इसका रिजल्ट ये निकला, कहीं जो आदिवासी थे वो अब मजदूर बन गए, खेती हर मजदूरी वो करने लगे। और कुछ लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी काम करने लगे। यानी पहले जो लोग इंडिपेंडेंटली जंगलों पर डिपेंड थे, वो धीरे धीरे अब दूसरों के ऊपर डिपेंड होने लगे। फिर आ जाता है तीसरा प्रभाव, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। हुआ क्या, आदिवासियों के लिए ना जंगल सिर्फ देखो एक रिसोर्स नहीं थे, ठीक है, सिर्फ एक रिसोर्स नहीं थे। ये उनकी संस्कृति, धार्मिक आस्था, परंपराओं और पहचान का बेस थे जंगल, ठीक है। लेकिन जब जंगलों पर प्रतिबंध लगा, तो जो धार्मिक स्थल थे इनके, वहां तक पहुंचना क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। और जो इनके पारंपरिक त्योहार थे वो अफेक्ट हुए। और जो इनकी कल्चरल आइडेंटिटी थी वो भी अब कमजोर होने लगी। फिर चौथा प्रभाव आ जाता है विस्थापन और असंतोष। देखिए, जब जंगल सरकारी घोषित कर दिया ना, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी घोषित कर दी, तो कई सारे जो आदिवासी थे वो अपने जो इनके पारंपरिक निवास स्थान थे वहां से इनको हटाया गया फिर। और फिर इनमें क्या हुआ, इनमें डिससेटिस्फेक्शन बढ़ा। और फिर क्या हुआ, अ, विद्रोह हुए, जैसे कि संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा आंदोलन, जिनका जिसका जो लीडरशिप था वो किन्होंने किया था, बिरसा मुंडा ने ही किया था, ठीक है। ये सारे विद्रोह हुए। और देखो ये जो आंदोलन थे ना, ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि अपने जंगल, भूमि और अधिकारों की रक्षा के लिए भी थे ये सारे विद्रोह और आंदोलन। फिर आ जाता है वन प्रबंधन और नियंत्रण। देखो अंग्रेजों ने ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया और फॉरेस्ट ऑफिसर्स की नियुक्ति की, उनको अपॉइंट किया और जंगलों के यूज के लिए काफी सख्त नियम बनाए अंग्रेजों ने। इससे क्या हुआ, जो प्रशासन का कंट्रोल था जंगलों के ऊपर वो बढ़ गया और आदिवासियों की जो आजादी थी वो कम हो गई। और फॉरेस्ट ऑफिसर्स और जो वहाँ के लोकल लोग थे उनके बीच तनाव बढ़ गया। अब बात ये आ जाती है कि क्या अंग्रेजों की ये जो वन नीतियां थी ये पूरी तरीके से एकदम गलत थी। तो देखो पूरी तरीके से तो नहीं थी, क्यों, क्योंकि देखो कुछ क्षेत्रों में ना जंगलों का साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है वो स्टार्ट हुआ और वनों के प्रिजर्वेशन पर भी ध्यान दिया गया। लेकिन देखो ये बात भी ध्यान रखना कि ये जो पॉलिसीज थी ना, इनका जो मेन गोल था वो था भारत के ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज का औपनिवेशिक हितों के लिए यूज करना, ठीक है। अपना ही फायदा ये हर चीज में देखते थे, अभी मैंने आपको पीछे ही बताया। इसलिए आदिवासियों को जो इसका फायदा था वो बहुत कम मिला और नुकसान जो था वो बहुत ज्यादा मिला। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो औपनिवेशिक काल की वन नीतियों ने आदिवासी समाज पर गहरा इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट डाला। वनों पर गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से आदिवासियों के जो ट्रेडिशनल अधिकार थे, जो इनकी रोजी रोटी थी, जो इनकी कल्चरल आइडेंटिटी थी वो अफेक्ट हुई। और इसी का रिजल्ट ये निकला, काफी सारे जनजातीय आंदोलन और विद्रोह पैदा हुए। इसलिए हिस्ट्री में औपनिवेशिक वन नीतियों को आदिवासी समाज के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और काफी ज्यादा बड़े बड़े इम्पैक्ट वाली पॉलिसीज माना जाता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, औपनिवेशिक भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए औपनिवेशिक काल में महिलाओं की जो सामाजिक कंडीशन थी वो किस तरीके की थी वो हमें इसमें बताना है। तो देखिए औपनिवेशिक काल में ना जो भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति थी वो कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्राडिक्टरी दोनों थी। एक तरफ तो परंपरागत कुरीतियां और सामाजिक बंधन थे, तो दूसरी तरफ समाज सुधार आंदोलनों और नई शिक्षा, न्यू एजुकेशन के इम्पैक्ट से इनकी स्थिति में, इनकी कंडीशन में सुधार की कोशिशें भी
हुई, ठीक है? तो सबसे पहले इनकी पारंपरिक सामाजिक स्थिति की बात करते हैं। तो देखो उस टाइम क्या स्थिति थी, तो समाज में ना कई सारी जो कुरीतियाँ थी, वो प्रचलित थी, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और विधवाओं की मुश्किल कंडीशन थी। इस वजह से जो महिलाओं की लाइफ थी, वो काफ़ी सारे सामाजिक बंधनों में बंध गई। इनकी शिक्षा की स्थिति की बात करें, तो महिलाओं को शिक्षा काफ़ी कम दी जाती थी उस टाइम पे, ठीक है? अलाउड नहीं था। और जो ज़्यादातर महिलाएँ थीं, वो घर के कामों तक ही लिमिटेड रहती थी। संपत्ति और जो फैमिली डिसीज़न होते हैं, उनमें भी महिलाओं की भागीदारी काफ़ी कम होती थी। यानी कि उस टाइम महिलाओं की जो पहचान होती थी, वो मेनली उनके घर से और उनके परिवार से हुआ करती थी। इन्हीं दोनों चीज़ों में लिमिटेड रह जाती थी इनकी पहचान। फिर आ जाता है सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव। तो देखिए हुआ क्या, 19वीं शताब्दी में ना कई समाज सुधारकों ने महिलाओं की कंडीशन को सुधारने की कोशिश की, जैसे कि राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुले। ठीक है, इन्होंने इनकी स्थिति को सुधारने की कोशिश की और इन सुधारकों ने क्या किया, सती प्रथा का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का सपोर्ट किया कि हाँ भाई विधवाओं को भी दोबारा से शादी करके अपना घर बसाना अलाउड होना चाहिए, ठीक है। महिला शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया कि हाँ भाई महिलाओं को भी पढ़ने लिखने की आज़ादी होनी चाहिए। और महिलाओं के अधिकारों के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। यानी देखो पहली बार समाज में ये थॉट मजबूत होने लगा कि महिलाओं को भी शिक्षा और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है औपनिवेशिक कानून और शिक्षा। देखो हुआ क्या, अंग्रेजों ने ना कुछ कानून बनाए और जो महिला शिक्षा थी इसको बढ़ावा दिया और धीरे धीरे फिर लड़कियों के लिए स्कूल खुले, शिक्षित महिलाओं की, पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या बढ़ी और समाज में नई जागरूकता भी आई। इससे हुआ क्या, एक नया शिक्षित महिला वर्ग सामने आया, ठीक है? ऐसा वर्ग जिनमें महिलाएं थी, पढ़ी लिखी महिलाएं थी, वो वर्ग सामने आया जिसने आगे चलकर सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया। अब बात करते हैं सीमाओं और विरोधाभास के बारे में। देखिए क्या वास्तव में जो सभी महिलाएं थी, इनकी कंडीशन सुधर गई थी? तो नहीं सुधरी थी। क्यों? क्योंकि देखो जो सुधारों का फायदा था ना वो मेनली शहरों और जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी उन्हीं को ही मिला था। जो गांव की महिलाओं की कंडीशन थी उसमें काफी कम बदलाव आया। और निम्न जाति और जो गरीब महिलाएं थी इनको अभी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। यानी कि देखो चेंज हुआ लेकिन वो पूरे समाज को इक्वली नहीं पहुंचा, ठीक है? सबको इक्वली फायदा इसका नहीं मिला। फिर आ जाता है नेक्स्ट, महिलाओं की सामाजिक भूमिका में परिवर्तन। क्या क्या चेंज हुए, तो धीरे धीरे ना महिलाएं एजुकेशन प्राप्त करने लगी, समाज सुधार आंदोलनों में भाग लेने लगी, राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़ने लगी और जो पब्लिक लाइफ होती है उसमें अपनी वो पहचान बनाने लगी। इससे उनकी जो पहचान थी वो सिर्फ घर तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि वो समाज और नेशन बिल्डिंग में भी अपना कंट्रीब्यूशन देने लगी। यानी औपनिवेशिक काल महिलाओं के लिए संघर्ष और परिवर्तन दोनों का ही पीरियड था। अब बात ये आ जाती है कि क्या अंग्रेजों ने सिर्फ महिलाओं की भलाई के लिए ये सारे सुधार किए थे? तो पूरी तरीके से ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि देखो कुछ सुधार जो थे वो असलियत में सोशल चेंजेस के लिए यूजफुल थे, लेकिन अंग्रेजी शासन का जो मेन पर्पस था वो अपना प्रशासन, अपना एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत करना था। कई जो सुधार थे वो अंग्रेजों की वजह से नहीं बल्कि भारतीय समाज सुधारकों के जो लंबे संघर्ष हुए थे उसका रिजल्ट था, ठीक है? उसका पूरा क्रेडिट उन्हें नहीं दे सकते, ठीक है? अंग्रेजी सरकार को पूरा क्रेडिट नहीं दे सकते बल्कि भारतीय समाज सुधारकों और जागरूक समाज को भी जाता है ये क्रेडिट। समाज ये सारी जो कुरीतियां खत्म हुई थी इनका। अब आ जाता है इसका
निष्कर्ष तो औपनिवेशिक भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति मिक्स्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी दोनों थी। एक तरफ सामाजिक कुरीतियां और इनक्वालिटीज बनी रही, वहीं दूसरी तरफ समाज सुधार आंदोलनों, महिला शिक्षा और नए कानूनों ने चेंजेस की डायरेक्शन में इम्पोर्टेंट कदम उठाए। इसलिए इस पीरियड को भारतीय महिलाओं के सामाजिक जागरण और चेंजेस की शुरुआत का एक इम्पॉर्टेंट फेज माना जाता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19। 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जन प्रतिरोध आंदोलनों की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। जन प्रतिरोध आंदोलन क्या होता है? तो देखो, जब आम जनता किसी अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ या फिर शोषण के खिलाफ या फिर जो दमनकारी पॉलिसीज होती है इनके खिलाफ यूनाइट होकर के इनका विरोध करती हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? जन प्रतिरोध आंदोलन कहा जाता है। यानी ये जनता का क्या होता है? ये डिससेटिस्फेक्शन भरा रिस्पॉन्स होता है जन प्रतिरोध आंदोलन। ठीक है, क्लियर? जन प्रतिरोध आंदोलन क्या होता है? तो देखिए, 19वीं शताब्दी में बढ़ता जो औपनिवेशिक शोषण था, इसके खिलाफ डिफरेंट डिफरेंट जन प्रतिरोध आंदोलनों ने उभार लिया, जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जनता का रिस्पॉन्स थे। सबसे पहले देखते हैं किसान और ग्रामीण आंदोलन। तो देखो, ये वाले आंदोलन क्यों हुए? क्योंकि देखो, अंग्रेजों ने भारी लगान लगाया, जमींदारों को ज्यादा अधिकार दिए और किसानों का इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन बढ़ा। तो इससे क्या हुआ? किसानों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन फैल गया। और फिर मेन आंदोलन कौन कौन से हुए? नील विद्रोह, पावना विद्रोह और दक्कन दंगे। ठीक है, यानी देखो, किसान अपनी जमीन, मेहनत और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने लगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, आदिवासी विद्रोह। तो ये वाला क्यों हुआ? क्योंकि देखो, अंग्रेजों ने वन कानून बनाए, जंगलों पर गवर्नमेंट कंट्रोल एस्टेब्लिश किया और जो भूमि अधिग्रहण होता है इसको बढ़ा दिया। ठीक है, इससे आदिवासियों के जो ट्रेडिशनल राइट्स थे वो खत्म होने लगे। और फिर कौन से आंदोलन हुए? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा आंदोलन, भील विद्रोह। और ये आंदोलन ना सिर्फ जंगल बचाने के लिए नहीं थे, बल्कि अपने कल्चर, आइडेंटिटी और रोजी रोटी की रक्षा के लिए भी थे। फिर नेक्स्ट आ जाता है सैनिक और सिपाही विद्रोह। इसमें कौन सा आ जाता है? 1857 का विद्रोह। तो देखो, 1857 का विद्रोह ना 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा जन प्रतिरोध आंदोलन था। इसमें सैनिक, किसान, जमींदार, रूलर्स और जो आम जनता थी, इन सभी ने ही भाग लिया। और ये देखो, सिर्फ कारतूसों का एक डिस्प्यूट नहीं था, बल्कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक काफी बड़े स्केल पर डिससेटिस्फेक्शन की अभिव्यक्ति था ये जो आंदोलन। कि हाँ भाई, जनता ने बताया कि हम तुम्हारा बहुत तगड़े लेवल पर विरोध करेंगे और तुमको यहाँ से उखाड़ करके फेंक देंगे, उठा के तुमको अब पटक देंगे अगर तुमने यही हरकतें अपनी जारी रखी। यानी देखो, पहली बार समाज के अलग अलग वर्ग एक बड़े लेवल पर अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़े दिखाई दिए। फिर आ जाता है नेक्स्ट, धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों का स्वरूप। देखो, हुआ क्या? कुछ जो आंदोलन थे ना, इन्होंने धार्मिक सिंबल्स और सामाजिक सुधारों के जरिए जनता को यूनाइट किया। और इन आंदोलनों ने जो सामाजिक अन्याय हो रहा था उसका विरोध किया, लोगों में अवेयरनेस फैलाई और औपनिवेशिक पॉलिसीज के प्रति डिससेटिस्फेक्शन व्यक्त किया। यानी देखो, हर आंदोलन हथियारों से नहीं लड़ा गया। कई जो आंदोलन थे, इन्होंने विचारों और सामाजिक जागरण के जरिए भी विरोध किया। अब आ जाती हैं इन सारे जन प्रतिरोध आंदोलनों की लिमिटेशंस। तो देखो, ज्यादातर जो आंदोलन थे ना, वो लोकल लेवल तक लिमिटेड थे। और ये जो सारे आंदोलन हुए, ये अलग अलग रीजन्स में हुए और इनके बीच आपसी जो कोऑर्डिनेशन था वो कम था। और एक राष्ट्रीय लीडरशिप की कमी थी। ठीक है, इसका परिणाम क्या निकला? तो इस वजह से ना अंग्रेजी शासन क्या करता था? इन आंदोलनों को
अलग-अलग दबाने में सक्सेसफुल रहा। अलग-अलग हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वो दबा देते थे, उसको कुचल देते थे आंदोलन को ये। यानी देखो, जनता में डिससैटिस्फैक्शन तो बहुत था, लेकिन पूरे देश को जोड़ने वाला एक ऑर्गेनाइज्ड राष्ट्रीय आंदोलन अभी डेवलप नहीं हुआ था। तो क्या ये जो सारे आंदोलन थे, ये पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल थे? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि देखो इन्हीं आंदोलनों ने अंग्रेजी शासन के इनजस्टिस को चैलेंज दिया, जनता में जागरूकता बढ़ाई, अवेयरनेस बढ़ाई, लोगों में अधिकारों की भावना डेवलप की और आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन की नींव को तैयार किया। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो 19वीं शताब्दी के जन प्रतिरोध आंदोलन औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जनता का एक बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स थे। इन आंदोलनों में किसानों, आदिवासियों, सैनिकों और आम जनता ने अपनी कंडीशंस के, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग संघर्ष किया। हालांकि इनकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, फिर भी इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के डेवलपमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल की डायरेक्शन डिसाइड करने में काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाया। अब आ जाता है MHI 106 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। प्राचीन से आधुनिक काल तक भारतीय समाज में निरंतरता और परिवर्तन का विश्लेषण कीजिए। इस क्वेश्चन में ये निरंतरता और परिवर्तन का क्या मतलब है? देखो, निरंतरता का मतलब ना, इसमें वो वाली बातों से है जो लंबे समय तक बिना किसी बड़े चेंज के बनी रही हैं। ठीक है, वो है निरंतरता। और परिवर्तन का क्या मतलब है यहाँ पर? तो वो ये है जो टाइम के साथ समाज में जो नई परिस्थितियां थी, उनकी वजह से जो बदलाव हुए। इन दोनों वर्ड्स का इधर ये मतलब है। ठीक है, ये दो वर्ड समझ आ गए आपको? अब आंसर देखते हैं इसका। तो देखो, भारतीय समाज की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यही है कि इसमें निरंतरता भी दिखाई देती है और परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। यानी देखो, कुछ जो ट्रेडिशंस हैं वो हजारों सालों से चले आ रहे हैं, वहीं टाइम के साथ समाज में नए थॉट्स, नए इंस्टीट्यूशंस और नए चेंजेस भी आते रहे हैं। इसलिए देखो, जो भारतीय समाज है, इसको क्या कहा जाता है? गतिशील समाज कहा जाता है, डायनामिक सोसाइटी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम सामाजिक संरचना में निरंतरता के ऊपर बात करते हैं। तो देखो, इसमें जो निरंतर रूप से बना रहा है वो क्या है? तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक परिवार संस्था जो है वो अभी भी है, विवाह संस्था बनी रही है, कास्ट सिस्टम का जो इम्पैक्ट है वो लंबे समय तक बना रहा था, और धर्म और जो धार्मिक परंपराएं हैं ये समाज का इम्पोर्टेंट हिस्सा तब भी थी और आज भी हैं। ठीक है, यानी समय बदलता गया, लेकिन समाज की जो कुछ मूल संस्थाएं थी वो लगातार बनी रहीं। अब परिवर्तनों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले परिवर्तन आ जाते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तन। देखो, समय के साथ क्या बदलाव आया? तो प्राचीन भारत में देखो, महाजनपद, साम्राज्य और राजतंत्र था। फिर मध्यकाल में सामंतवाद के एलिमेंट्स दिखाई देते हैं और लोकल राज्य ये सब उभरे। ठीक है, और औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी प्रशासन, मॉडर्न नौकरशाही और नई कानून कानून व्यवस्था आई। ठीक है, यानी शासन का जो पैटर्न था वो टाइम के साथ बदलता रहा, लेकिन समाज निरंतर रूप से चलता रहा। फिर आ जाते हैं आर्थिक परिवर्तन। तो देखो, पहले क्या था? प्राचीन भारत में ना एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी थी, लेकिन धीरे धीरे व्यापार बढ़ा, शिल्प का डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुई और मॉडर्न एरा में फैक्ट्रीज और मशीनें आई। इससे क्या चेंज हुआ? तो रोजगार की नई अपॉर्चुनिटीज बनी, शहरों का डेवलपमेंट हुआ और मार्केट सिस्टम भी मजबूत हो गया पहले के मुकाबले। फिर आ जाते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। देखो, समय के साथ इसमें क्या क्या बदलाव हुआ? तो प्राचीन काल में जो वैदिक परंपराएं थी वो मेन थी। फिर आगे चलकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, और मध्यकाल में भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, इन्होंने समाज में इक्वालिटी और प्रेम का संदेश दिया। और फिर आधुनिक काल में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने
नए थॉट्स को पैदा किया, यानी धर्म सिर्फ पूजा पद्धति तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि समाज में नए थॉट्स भी लेकर के आया। और नेक्स्ट आ जाते हैं सामाजिक सुधार और बदलाव। तो कौन-कौन सा बदलाव हुए धीरे-धीरे देखो। महिला शिक्षा बढ़ी, सती प्रथा खत्म हुई, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा मिला, बाल विवाह के खिलाफ कानून बने, दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर जोर दिया गया, संविधान ने इक्वालिटी और जस्टिस का राइट दिया, यानी आधुनिक काल में समाज को ज़्यादा इक्वल और न्यायपूर्ण बनाने की कोशिश की गई। अब देखो क्या ये जो भारतीय समाज था, ये पूरी तरीके से बदल गया था एकदम। तो ऐसा नहीं था, क्यों? क्योंकि आज भी परिवार इम्पोर्टेंट है, धर्म का इन्फ्लुएंस बना हुआ है, कई जो ट्रेडिशंस हैं वो आज भी जीवित हैं, और कई सारी सोशल प्रॉब्लम वो अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। अब आ जाता है इसका निष्कर्ष। तो प्राचीन से आधुनिक काल तक भारतीय समाज निरंतर परिवर्तन और निरंतरता दोनों का एक्सीलेंट एग्जाम्पल रहा। एक तरफ परिवार, धर्म, संस्कृति और काफी सारे जो सामाजिक परंपराएं थी वो लंबे टाइम तक बनी रहीं। वहीं दूसरी तरफ राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, सामाजिक सुधार और मॉडर्न वैल्यूज ने समाज को नई डायरेक्शन दी। इसी बैलेंस ने भारतीय समाज को जीता जागता, डाइवर्सिटी से भरा हुआ और निरंतर डेवलपमेंट होने वाला समाज बनाया। तो यहाँ पर MHI 106 हो जाता है आपका कंप्लीट। मैं आशा करती हूँ सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, और आपका अगर कोई डाउट रह गया हो फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि ये PPT की PDF आपको कहाँ से मिलेगी। तो इसकी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से। वहाँ जाइए, आप डाउनलोड कीजिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट हम उधर भी अपलोड करते रहते हैं टेलीग्राम पर भी। और इस PPT के डिटेल्ड नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो वो नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल से ही मिलेंगे, उनको भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और ऑल द बेस्ट आप सभी को। MHI 106 का एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे से करिएगा। और आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और MHI 107 की ऐसी ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी यहाँ से प्रेस कर लें, ताकि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं MHI 107 की क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।